गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5th में हिंदी का चैप्टर 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है पन्ना का त्याग। तो देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने जो कहानी सुनी थी कि वो मर्दों की तरह खूब लड़ने वाली वो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। यानी बैग रख कर के वो वापस जाना चाहता था, तभी उसने अपनी दीदी को कोई किताब पढ़ते हुए देखा। तो वो क्या बोला, जीजी जीजी ओ जीजी। हाँ आ गए खूबी। हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का पता भी नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। तो वो अपनी दीदी को बताने लगा कि आज स्कूल में उसके यहाँ क्या हुआ था। अच्छा क्या हुआ? तो दीदी पूछने लगी उसको, अच्छा क्या हुआ था वहाँ? अंताक्षरी हो रही थी ना। रविंद्र का नंबर आया तो बा से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बुंदेले हर बोलों के मुँह। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना, कुछ लड़कों ने हो हल्ला कर दिया और पूरी कविता बोलो पूरी बोलो मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ मत पूछो। अच्छा तभी तुझे बड़ा मज़ा आया, जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? तो वो बताने लगी, नारी की कहानी है, नाम है पन्ना धाय। पन्ना धाय? हाँ। तो वो बच्चा पूछने लगा कि हाँ, क्या पन्ना धाय नाम है? तो वो बताने लगी कि हाँ। तो देखिए, वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना, मतलब तुम्हारे सिलेबस में है ना दीदी वो नाटक। तो खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर पूछा, यानी दीदी के पास में आके पूछा कि वो तो आपके सिलेबस में है। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा, मेरी अच्छी जीजी मुझे नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी। धाय माँ मतलब पालन पोषण करने वाली माँ। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया और ना ही शायद कर सकता है। तो वो बताने लगी कि कौन थी, किसकी कहानी सुनाने जा रही है वो। फिर देखिए, कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे को अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। यानी एक माँ के सामने उसके बच्चे को जब तलवार से टुकड़े टुकड़े करके मार दिया जाए तो उस माँ के मन पर, उसके हृदय पर क्या बीतेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी थी खूबी, स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। माने वहाँ पर संग्राम सिंह की जब मृत्यु हुई तो वहाँ नगर में बहुत अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। कालग्रस्त मतलब मृत्यु के हवाले हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के। यानी 2 बच्चे रह गए थे अब उनके केवल, एक जो 14-15 साल का बच्चा था और दूसरा 7-8 साल का। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। उनके भी एक पुत्र था पन्ना धाय का जिसका नाम था चंदन। तो उदय सिंह जितना ही वो बड़ा था, यानी उदय सिंह के समान उतना ही बड़ा था वो भी। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। विक्रम सिंह जो कि 14-15 साल का था उसका राज तिलक किया गया। मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। जो दासी का बेटा था एक बनवीर नाम का, वो एक षड्यंत्र के तहत उसे हटा करके खुद राजा बनना चाहता था। तो एक षड्यंत्र में लगा हुआ था, उसे हटाने के लिए उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था।
घात लगाए मतलब दांव लगा करके बैठा था कि किस तरह मौका मिले और वो उस पर बैठ जाए। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हों और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हों, अनभिज्ञ मतलब अनजान, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे कि वहाँ ज़्यादातर जो कर्मचारी थे वो तो भ्रष्ट हो गए थे, और जो बाकी के जो बच्चे थे, जो राज्य को संभालने वाला जो था, वो बेचारा उम्र इतनी कम है और वो उनकी चालों से भी अनजान है, तो वो क्या कर पाएगा। तो खूबीलाल स्तब्ध मतलब हैरान होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति तो कठिन हो गई होगी जीजी, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति होगी। कठिन नहीं खूबी, भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था, यानी उसने खूब नाचने गाने का आयोजन कराया। उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। उसने सोचा था कि दोनों राजकुमारों को वो वहाँ बुलाएगा उसमें, और उसके बाद उनको उस तरफ मार देगा। तो अच्छा, तो वो पूछने लगा कि अच्छा, कि हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर, मतलब जनता को कुछ पता ही नहीं लगेगा, वो लोग तो उसमें शामिल रहेंगे, वो दोनों की हत्या कर देगा और उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। निष्कंटक मतलब बिना कांटे के। विक्रम सिंह तो धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्नाधाय ढाल बनकर छाई थी। यानी विक्रम सिंह को तो उसने धोखे से इस तरह मार दिया, लेकिन उदय सिंह के ऊपर जो पन्नाधाय थी वो ढाल बनकर छाई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्नाधाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्नाधाय को भी पता चल गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड होने वाला है। यानी पन्नाधाय को पता चल गया था इस षड्यंत्र का कि वो जो नाच रंग का आयोजन किया गया है राजकुमारों को मारने के लिए ही किया गया है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं भी बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन क्योंकि चारों तरफ उसके भेदिए वो लोग मौजूद थे, बनवीर के आदमी, तो इसलिए वो बाहर भी नहीं निकल के जा सकती थी उसको लेकर के। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था। वो नाच रंग में जाना चाहता था, छोटा बच्चा 7-8 साल का, लेकिन उसने नहीं जाने दिया, तो वो रसोई घर में सो गया। कीरत नाम का एक बारी पन्नाधाय का भक्त था। कीरत नाम का एक बारी था, वो पन्नाधाय का भक्त था। वह महलों से झूठी पत्तलें इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। क्या काम करता था वो? महलों में जो झूठी पत्तलें होती थी उनको इकट्ठा करके बाहर फेंकने का काम करता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा था कि वो अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नाधाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। तो पन्नाधाय ने उसको कहा कि सिसोदिया वंश की आन अब तुम्हारे हाथों में है, तुम इसको सुरक्षित महल से बाहर ले जाओ और उसके बाद जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरा वहां इंतजार करो। फिर उसके बाद देखो, कीरत नाम का बारी धर्म और बात का धनी था। उधर कीरत गया, इधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। यानी उसका बेटा जब तमाशा देखकर लौटा, वह माँ को से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा, क्योंकि वे दोनों प्रायः साथ साथ ही खाते थे, खेलते थे। पर माँ ने हूँ हाँ करके उदय सिंह को शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया। मतलब उसे उदय सिंह के जो सोने का कमरा था वो उसको वहाँ ले गई अपने बेटे चंदन को, और वहाँ पर ले जाकर उसने खाना खिलाया, प्यार किया, और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। मैंने अपने बेटे को, अपनी चिंता थी उसे किसी चीज़ की, और उस चिंता में ही उसने कई अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाई। और फिर ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई भी माँ नहीं कर सकती थी। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। मतलब वो किस तरह से अब उसकी रक्षा करने वाली थी, तो उसकी बहुत बड़ी परीक्षा थी माँ की ममता की। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही सो गया, मतलब बहुत जल्दी ही निद्रामग्न हो गया, मतलब सो गया ऐसी नींद कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। एक ऐसी नींद सोया कि आज तक वो नहीं उठा है। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर
विक्रम सिंह के खून से सनी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। यानी वो विक्रम सिंह का खून करके आया था और उसके खून से सनी हुई तलवार लेकर वो उदय सिंह के कमरे में आया। पन्ना ने कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा कि पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगी। और उसके बाद में वो जोर जोर से अट्टहास करना मतलब जोर जोर से हंसना। तो जोर जोर से हंसते हुए बोला कि आज भवानी माँ मुझ पर खुश है, इसलिए देख, दोनों सिसोदिया वंश के दोनों सपूत यानी विक्रम सिंह और उदय सिंह का खून इस पर एक हो जाएगा आज, और आज तू मुझे उसके मेरे हाथों से तू उसे नहीं बचा सकेगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया। पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच पातकी, अबोध पातकी कहते हैं पापी को, तो अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। मतलब कौन सी बहादुरी का बखान कर रहा है तू, छोटे छोटे बच्चों की हत्या करके। तू उदय सिंह की हत्या ना कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी कि इस छोटे से बच्चे उदय सिंह को छोड़ दे, इसकी हत्या मत कर, मैं इसको लेकर महल से दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका छत्रित्व जाग उठा। यानी उसकी जोर जोर से जो हंसी थी उसे सुन करके उसका छत्रित्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ देता है। खूबी बनवीर की बाह में कटार का वार कर बैठी और क्रोध से फुफकारते उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर चीख तक ना उठी, क्योंकि वो तो सोया हुआ था गहरी नींद में, तो उसकी वो चीख भी नहीं सका। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वो आज भी चित्तौड़ के खंडारों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी जी आगे कुछ न कह सकी, उसका गला भर आया, आंखों से आंसू झर रहे थे। खूबीलाल की आंखें भी तर हो गई थी। तो आपको इसके जितने भी शब्दार्थ हैं आज के लिए होमवर्क में केवल शब्दार्थ करने हैं। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसकी एक्सरसाइज को अगले टर्न पर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।